हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। अब तक हमने देखा था कि नागरिकता क्या है और नागरिकता हमें क्यों ज़रूरी है। कोई किसी भी देश में रहने के लिए हमें नागरिकता क्यों ज़रूरी है, अब तक हमने ये देखा था। लेकिन आज हम जानेंगे कि संपूर्ण और समान सदस्यता ये क्या है। क्या हमें ये बराबर मिली हुई है समानता, समान सदस्यता जो है नागरिकता, क्या हमें बराबर मिली हुई है, एक समान मिली हुई है, ये हम देखेंगे। अब देखिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें तो लिखा हुआ है कि नागरिकता सबको समान मिलेगी, किसी के साथ कोई बिना भेदभाव के मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ गरीब अमीर का देखा जाएगा, सबको एक समान मिलेगी। अब संविधान में तो लिख दिया कि ठीक है सबको बराबर मिली हुई है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली देखना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो नागरिकता है क्या एक समान है या नहीं है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि जैसे कि अब आप स्कूल जाते हैं, अगर आपका स्कूल जैसे दूर है, बाहर जैसे जाते हो आपको थोड़ा अपने घर से दूर टाइम लगता है, 1-2 घंटे लगते हैं स्कूल पहुंचने में, तो आप बस से भी कहीं ना कहीं लेते होगे कि बस से यहाँ से वहाँ जाना है, तो आप बस से जाते होगे। तो आपके साथ साथ और भी लोग होंगे जो सुबह अपने ऑफिस के लिए या किसी न किसी काम के लिए जाते हैं, तो वो भी बस से जाते हैं। तो आप क्या देखते हो इसमें कि जैसे आपको भी रहती जल्दी कि जल्दी से जल्दी मैं अपने बस में चढ़ जाऊँ, कि जल्दी से मैं अपनी बस में चढ़ के अपने स्कूल पहुँच जाऊँ। तो आपके साथ क्या 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 रहता है कि आपके साथ और भी लोग हैं जो बस में जाते हैं, तो उन्हें क्या रहता है, अब बस में सारे काफ़ी लोग हैं, अब भारत की जो जनसंख्या है वो कम तो है नहीं, बहुत है। तो जैसे आप जाते हो बस में तो कितनी भीड़ भाड़ देखते हो कि कितनी दिक्कत होती है जाने में, अब कितनी भीड़ होती है तो आपको बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो आप क्या सोचते हो कि आप किसी तरह से बस के अंदर घुस जाओ। जब आप जैसे ही अंदर घुसते हो तो आप क्या सोचते हो कि जब भीड़ तो हो ही रही होती है, तो आप सोचते हो कि बस अब और कोई ना चढ़े और कोई ना आए, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी फिर। तो आप बस के अंदर घुसते ही तो क्या होता है आपको कि बाहर का व्यक्ति कोई अंदर ना आए। तो इसमें क्या है आपको कि आपके मन में एकदम से डिस्ट्रीब्यूशन, विभाजन वाली बात आ जाती है कि कोई भी अब बाहर का व्यक्ति है वो अंदर ना आए। अब मैं तो अंदर आ गया, लेकिन मन में स्वार्थ वाली एक बात आ जाती है। लेकिन ये तो क्या, ये तो असमानता हो गई कि भाई भारत के नागरिक तो आप भी हो और जो बस के बाहर खड़ा है वो भी है, तो उसको भी चढ़ने का अधिकार है। पर लेकिन आपके मन में स्वार्थ आ रहा है कि नहीं वो ना चढ़े तो ज़्यादा बेहतर है ना। ऐसा होता है ना कि कोई कि बाहर से अब कोई ना आए। अब जब आपको लगा कि जगह ही नहीं है तो कहाँ से कैसे कोई घुसेगा, अगर घुस भी गया तो कितनी दिक्कत होगी। तो क्या ये एक असमानता आ जाती है। लेकिन ये क्या है, ये एक असमानता है कि अगर हम ऐसे किसी के मन में, हम अपने मन में आ तो रहा है लेकिन हम स्वार्थ के लिए ला रहे हैं अपने, तो ये क्या है, ये एक असमानता है। लेकिन अब हम इसी को ही देखें कि एक और कि जैसे हम मुंबई शहर को देखें, जैसे ये देश है पूरा, इसमें अब कई सारे स्टेट है, जैसे यूपी होगी, ये मुंबई, ये यूपी हो गया, बिहार, गोवा, ऐसे अब अलग अलग जैसे स्टेट है यहाँ पे सारे। अब मुंबई में क्या है, मुंबई में आपको पता है पहले ही इतना भीड़ भाड़ है मुंबई में। मुंबई में पहले से ही बहुत ही सीमित संसाधन है वहाँ पे। तो वहाँ के लोग, आपने नारा भी सुना होगा, मुंबई मुंबई वालों के लिए, सुना होगा तो है। तो इसमें क्या है, मुंबई में क्या है, सीमित संसाधन है, वहाँ पे इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सीमित संसाधन है पहले से ही। लेकिन अब वहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि वहाँ पे हर चीज़ की इतनी बहुत ज़्यादा महंगाई है। और स्टेट के हिसाब से आप मुंबई में देखोगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगाई है। अब महंगाई को बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि जैसे वहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन, जल, जमीन जो है, हर चीज़ लिमिटेड है वहाँ पे। कोई भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा में है। तो मुंबई वाले जो लोग जो रहते हैं, जो अंदर यहाँ पे इसमें लोग हैं, वो तो रह रहे हैं। अब वो क्या सोचते हैं मुंबई के लोग कि बाहर से कोई व्यक्ति ना आए। क्यों ना आए, कि भाई जो पहले हमारे यहाँ इतने संसाधन नहीं है, हमारे लिए थोड़ा उतना वो रहता है, तो अब बाहर के लोग आएंगे तो और संसाधन को हमारे कम कर देंगे और दिक्कत होगी हमें। तो उनके मन में क्या है, एक तरह की असमानता आ जाती है कि नागरिकता को लेकर, कि बाहर के जो लोग हैं वो मुंबई में, वो उस मुंबई राज्य में इसमें ना आए। तो क्या एक तरह की असमानता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, यूपी का कोई व्यक्ति है, अब वो बन गया जैसे सीए बन गया, तो सीए बनने के बाद उसे लगता है कि यूपी में जो है इतनी जॉब की इतनी वो नहीं है वहाँ पे, कि इतनी जॉब नहीं है सीए को लेकर। लेकिन मुंबई में उसे लगता है कि वहाँ पर बहुत है, मतलब वहाँ पे मेरा अच्छा पैकेज लग सकता है, मेरी अच्छी लाइफ बन सकती है। तो वो क्या करेगा, यूपी से मुंबई चला जाएगा। अब मुंबई में क्या होगा कि वहाँ पे तो अब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो तो अपने लिए कमा के किसी न किसी तरह, उसके पास तो स्किल है एक तरह की कि वो तो कमा के अपना कर लेगा। लेकिन जिसके पास इतनी पढ़ाई लिखाई जिसकी नहीं हुई है, या उसके पास इतनी स्किल नहीं है, तो वो कैसे रहेगा। अब कोई व्यक्ति वो भी बाहर से छोड़ के मुंबई में आ रहा है काम के लिए, कि उसे लगता है कि यूपी में तो इतने काम के नहीं हैं अवसर, मुंबई में मुझे मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ काम, तो छोटा मोटा काम तो मैं कर ही लूँगा। तो यहाँ क्या, अगर अकुशल व्यक्ति भी आ जाएंगे यहाँ पे तो उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति तो अपने लिए जैसे तैसे कमा धमा के कर ही लेगा। लेकिन जो अकुशल व्यक्ति होंगे फिर उन्हें क्या लगेगा
कि कैसे भी हो पर लेकिन हमें कोई भी नौकरी मिल जाए, चाहे वो कम पैसे में क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उसको रहेगा कि अब भाई मैं अपना घर बार छोड़ के अब बाहर दूसरे राज्य में आया हूँ काम के लिए, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। तो इसमें क्या है कि वो मुंबई में क्या हुआ कि किसी ने कैसे भी अगर उसे थोड़ा बहुत भी पैसों में रखेंगे तो वो काम कर लेगा। लेकिन ये क्या है, एक असमानता आ गई ना कि जो कुशल व्यक्ति है जिसके पास स्किल है वो तो अपना अच्छे से कर ले रहा है, लेकिन जो अकुशल व्यक्ति जो एक तरह से प्रवासी है, जो दूसरी जगह से एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह काम करने आया है, तो उसके लिए क्या है दिक्कत हो जाएगी काम करने की। तो क्या ये तो लेकिन असमानता हो गई, लेकिन अब समानता कैसे आएगी? लेकिन क्या है इसमें देखिए, अब अकुशल व्यक्ति भी काम कर रहा है बाहर राज्य में जाके, तो एक तरह से वैसे तो ये काम को देखेंगे तो कि अगर अमीर गरीब को देखे, पढ़ाई लिखा के हिसाब से देखे तो ये तो असमानता हो गई। लेकिन एक तरह की समानता है, नागरिक जो सदस्यता ये समान मिली है। कैसे? कि जो अकुशल व्यक्ति है वो भी कहीं भी जाके काम कर पा रहा है, और जो कुशल व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो भी काम कर पा रहा है, कहीं भी जा पा रहा है। तो इसका समान सदस्यता का मतलब क्या है? यही तो है कि आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो, कहीं भी जाके रह सकते हो, कोई सी भी शिक्षा चुन सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें कोई सरकार आपको थोड़ी ना रोक टोक करेगी कि आप गरीब हो तो भाई आप नहीं जा सकते दूसरे राज्य में, आप पढ़े लिखे हो, आप अमीर हो तो आप जा सकते हो, ऐसे नहीं है ना। तो सबको क्या है, इसमें एक तरह से बराबर सदस्यता मिली गई है, बराबर नागरिकता मिली गई है। डेफिनेशन भी तो ये कह रही है, परिभाषा क्या कह रही है? इसका अभिप्राय है नागरिकों को देश में जहाँ चाहे रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार व अवसर मिलना तथा सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त है। कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो सीए है व्यक्ति, वो भी उसे लगता है कि यूपी में इतना चाहे उसके काम की इतनी वैल्यू नहीं है, उसे लगता है मुंबई में है तो वो मुंबई चला गया। अब ऐसे ही दूसरे व्यक्ति भले ही वो अकुशल हो, उसके पास स्किल कम हो पढ़े लिखे व्यक्ति से, लेकिन उसे भी लगता है कि भाई यूपी में इतनी काम करने की इतनी नहीं है, मुंबई में है या अलग और राज्य में है तो वहाँ जा सकता है, तो वो भी वहाँ जा रहा है। तो ये क्या है? समान सदस्यता है। इसमें हम दूसरे व्यक्ति को ये नहीं कह सकते, या फिर वो लोग जिनको लगता है कि हाँ हमारे यहाँ राज्य में कम संसाधन है, सीमित संसाधन है, तो हम सरकार से जाके बोले या उनसे आंदोलन करें कि भाई हमारे राज्य में कोई नहीं आना चाहिए, ऐसे ना करें। तो क्या है, इससे ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य वो कोई भी सरकार से ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमें नागरिकता सबको क्या मिली है? समान मिली है, इक्वल मिली है, इक्वालिटी मिली है। तो ये क्या है? एक तरह से समान नागरिकता है। अब हम पढ़ेंगे मार्टिन लूथर किंग के बारे में। अब आप सोच सकते हैं कि अभी तक तो हम संपूर्ण समानता सदस्यता के बारे में बात कर रहे थे, एकदम से हम मार्टिन लूथर किंग के उसमें कैसे आ गए? अब देखिए, जो मेरे मार्टिन लूथर किंग है ये भी इन्होंने भी इक्वलिटी की बात की है। जैसे समान नागरिकता की बात है, इसी में ही समानता की बात कही है। समानता जो है ऐसे ही नहीं आ गई है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत आंदोलन किए हैं, तब जाके ये इक्वालिटी जो समानता है, समान सदस्यता है, ये हमें प्राप्त हुई है। अगर वो लोग शायद संघर्ष ना करते तो शायद आज हम यहाँ ना होते। तो इसमें क्या है, हमें मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। इसमें क्या था कि 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो दक्षिणी राज्य थे उसमें क्या होता था, काले और गोरे रंगों के जो लोग होते हैं उनके बीच भेदभाव किया जाता था। किस तरीके से? कि जैसे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से उन्हें दूर रखा जाता था। किनको? काले लोगों को। उनको रेल, बस, रंगशाला, आवास, होटल, रेस्टोरेंट, इन जैसी चीज़ों में क्या उन्हें अलग रखा जाता था। उन सब के लिए अलग होता था कि नागरिक और जो राजनीतिक अधिकार है उनसे तो उन्हें दूर रखा जाता था। उन्हें दिए ही नहीं जाते थे कि जैसे रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, इन सब में क्या है काले लोग नहीं जा सकते, सिर्फ गोरे जा सकते हैं। तो इसके खिलाफ क्या था, मार्टिन लूथर किंग ने क्या अपनी आवाज़ उठाई, आंदोलन किया, संघर्ष किया कि जो अपने आसमान को पाने के लिए विश्व के चाहे दुनिया भर के कितने ही लोग हैं, अलग अलग जाति के, धर्म के, सबको क्या है एक बराबर समानता मिलेगी, एक समान होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी जाति के आधार पर या रंग के आधार पर भेदभाव होगा। हमने अपने पीछे चैप्टर में भी देखा था कि समानता वाले में भी देखा था कि जो नेल्सन मंडेला ने कैसे समानता के लिए संघर्ष किया, कैसे जो रंगभेद था उसको दूर किया। तो इसी तरह से इन्होंने भी क्या किया, मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने भी क्या करा, इसी तरीके से जो है समानता, नागरिकता को एक बराबर करने के लिए क्या करा, रंग भेद को दूर किया। इसमें क्या होता था कि जैसे अब जब काले लोगों को होटल, रेस्टोरेंट, बस, रेल जैसे इन सब चीज़ों से अलग किया जाता था, तो वहाँ पे काले लोग जो बच्चे होते थे, काले बच्चे, उनको जो स्कूल से भी अलग अलग रखा जाता था कि गोरे रंग के जो बच्चे होंगे उनके लिए स्कूल अलग और जो काले रंग के बच्चे होंगे उनके लिए स्कूल अलग। तो इसमें क्या है, ये तो गलत है ना कि ये तो भेदभाव हो गया। जब सबको एक समान रखा जाएगा तो नागरिकता जब सबको एक समान दी जाएगी तो ये फिर ये भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, ये इसमें भी समानता होनी चाहिए। तो इसमें क्या किया कि मार्टिन लूथर किंग ने सबको एक समान बताया कि ये एक समान है। इसमें उन्होंने अपनी 4 बातें मतलब जो है एक तरह से रखी है, उसमें उन्होंने 4 चीज़ों के ऊपर कहा कि इस तरह से होनी चाहिए। अब हम वो देखते हैं वो 4 चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं वो क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं कि वो 4 बातें कि
कौन सी वो 4 बातें थी जो मार्टिन लूथर किंग ने अपनी कही, जो कहा था उन्होंने, कौन से वो 4 तर्क दिए थे? आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ण का मनुष्य बराबर है, कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके देश को उससे नहीं मतलब होना चाहिए कि आप इस जाति के हो तो आपको नागरिकता ज़्यादा मिलेगी, आप छोटी जाति के हो तो आपको कम मिलेगी, नहीं, कि आप किसी भी जाति के हो तो आपको क्या है, नागरिकता एक समान मिलेगी। दूसरी बात क्या कही? पृथक्करण राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोड की तरह है, क्योंकि ये उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देते हैं। अब जब ये समानता असमानता रहेगी कि रंग के आधार पर या जाति के आधार पर, तो क्या है, हमारे दिमाग पर भी इसमें कहीं ना कहीं असर पड़ता है कि इस तरह से कि देखा जाता है कि हमें छोटा समझा जा रहा है, उसको बड़ा समझा जा रहा है, वो बड़ी जाति का है, तो क्या है, दिमाग पर भी कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से असर पड़ता ही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात भी उन्होंने कही। ऐसा कानून एक दूसरे को सहयोग करने से रोकती है। अब जो ये रंग भेद, जिस तरह का कानून है कि वहाँ पे रंग भेद होता था कि काले लोग अलग स्कूल में, गोरे लोग अलग स्कूल में, तो इसमें क्या है, सहयोग होने से भी रोकता था। कैसे कि अब मान लीजिए कोई फुटबॉल की टीम है, अब उसमें तो काले लोग और गोरे लोग मिक्सअप थे। अब उसमें क्या हुआ कि अगर काले लोग और गोरे लोगों के लिए कहा जाए कि आप अलग अलग खेलो, तो वो टीम तो टूट जाएगी ना। तो फिर एक दूसरे को सहयोग कैसे कर पाएंगे, एक दूसरे को बढ़ावा कैसे देंगे? तो क्या है, इसमें भी कहीं ना कहीं सहयोग करने से इसे रोकेगा। अगर हम रंग भेद की कानून को ऐसे रखेंगे तो क्या ये गलत है एक तरीके का, तो हम एक दूसरे को सहयोग नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। ये बात की उन्होंने। अब चौथी बात क्या कही? अपने रचनात्मक प्रतिरोध को शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए, कि अगर हम कोई से भी हिंसा कर रहे हैं तो उसको शारीरिक रूप से ना करें, कि ऐसा नहीं कि बहुत मार धाड़ हो रही है। अगर बातों से काम हो रहा है तो आप बातों से करिए ना, जरूरी है आपको कि मार धाड़ करना है? बिना मार धाड़ के भी तो काम हो सकता है, प्यार से भी। तो कहते हैं ना कि जहाँ लड़ाई झगड़ा काम ना है, वहाँ प्यार से काम आता है, क्योंकि वहाँ पे प्यार से बात बन सकती है। तो आराम से शांति से बैठ के बात बनाइए। ये थोड़ी ना कि आप हिंसा करने लग जाइए, आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाइए, तो इससे क्या है, इससे तो जो विवाद होता है वो और बड़ा हो जाता है, सुलझने की बजाय वो उलझ जाता है। तो इसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि जो भी आप रचनात्मक प्रतिरोध कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो आपको शांतिपूर्वक करनी चाहिए। तो शांतिपूर्वक करेंगे तो क्या पता जल्दी बदलाव हो। अगर हम लड़ाई झगड़ा करके करेंगे तो शायद टाइम लगेगा और उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी निकल आए। तो उससे क्या है कि उन्होंने ये अपने 4 तर्क दिए, कि उन्होंने बोला कि हमें जो रंग भेद की जो है ख़त्म करना है, तो उसको आराम से शांति रूप से ख़त्म करने का प्रयास करें। तो मेरे को लगता है कि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये चारों जो उनकी बातें हैं, उनकी पॉइंट्स हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन।